नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाएंगे। शुरुआत एक अहम खबर के साथ। इंदौर अल्तमश खान गैंग का सरगना गिरफ्तार हो गया है। बताया जा रहा है कि ये गैंग तालिबान से प्रभावित था। यूट्यूब पर लगातार तालिबानियों की करतूत को देख रहे थे। शहर की फिजा खराब करने का पूरा प्लान था इनका। इधर गुना जिला अस्पताल में लापरवाही की तस्वीर दिखी। 80 किलोमीटर दूर से बेटे का इलाज कराने पहुंचे पिता को भटकना पड़ा। 1 घंटे तक परेशान होने के बाद डॉक्टर्स नहीं मिले। इलाज में देरी के चलते बच्चे की मौत हो गई। और मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए अच्छी खबर, 1 लाख पदों पर भर्ती होगी। इंदौर ग्वालियर को नई उड़ान की सौगात मिली। सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने इसकी शुरुआत की। चलिए, अच्छी खबर का विस्तार भी आपको बता दें। मध्य प्रदेश में लंबे वक्त से सरकारी नौकरी के इंतजार में बैठे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर। सरकार 64 विभागों में 1 लाख से ज्यादा रिक्त पदों को भरने वाली है और इन भर्ती में ओबीसी को 27% आरक्षण लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में बड़े आरक्षण का लाभ मिल सकता है। सीएम हाउस में आयोजित जनजातीय पंचायत में सीएम शिवराज ने इस बाबत जानकारी दी है। दरअसल मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता की ओर से सरकार को दिए गए अभिमत के मुताबिक प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के कानून पर रोक नहीं है। सरकार का तर्क है कि जिन 6 याचिकाओं पर कोर्ट ने 27% आरक्षण देने पर रोक लगाई है, उन्हें छोड़कर बाकी सभी तरह की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है और इसे लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। जिन विभागों पर रोक नहीं है वहां हम फिर से भर्तियां निकाल रहे हैं। 27% पर ही भर्तियां होगी। जो नई शिक्षा नीति लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां हम जो अनएम्प्लॉयमेंट का सेक्टर उसको एड्रेस कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो सरकारी नौकरियां जिनकी आकांक्षा कई युवाओं को होती है, तो ऐसे 1 लाख पदों पर अवसर उन युवाओं को दिए जाएंगे जिनकी पात्रता और योग्यता है और जो मध्य प्रदेश सरकार की सेवा में आना चाहते हैं। काम तो उसी दिन करना था क्योंकि हाईकोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई थी। कमलनाथ सरकार का निर्णय लागू था, ये नियुक्ति तो पहले हो जाना थी। अभी आप कुछ भी घोषणा करते रहे, जब तक अमल नहीं होगा, जब तक कुछ होने वाला नहीं। जिस दिन शिवराज सरकार अमल करेगी उसी दिन हम मानेंगे। तो सरकार भले आज सरकारी नौकरी में 27% ओबीसी आरक्षण की बात कहती हो, लेकिन जबलपुर हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करने से इस विषय में इनकार किया। कोर्ट ने बढ़े हुए आरक्षण पर रोक हटाने से भी इनकार किया। अगली सुनवाई 20 तारीख को होनी है। फाइनल हियरिंग पूरी हो जाने के बाद कोर्ट इस पर कोई भी अंतिम फैसला सुनाएगा। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अंतरिम आवेदन दायर कर बढ़े हुए 27% ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक हटाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। राज्य सरकार की तरफ से देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पैरवी की, लेकिन तमाम दलीलों के बावजूद हाईकोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश जारी करने से मना किया। हाईकोर्ट ने तय किया कि बढ़े हुए आरक्षण के पक्ष विपक्ष की जिरह को अलग अलग सुना जाएगा और इसके बाद कोर्ट अपना अंतिम फैसला लेगा। इस पर कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह कहते हैं कि अगर कोई दिक्कत आएगी तो सरकार सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। हाईकोर्ट ने यही रखा है कि 14% रिजर्वेशन ही ओबीसी का भी मध्य प्रदेश में चलेगा और अब इसकी अंतिम सुनवाई हेतु 20 सितंबर के लिए तारीख नियत की गई है। जहां तक सरकार ने जो एप्लीकेशन फॉर वेकेटिंग स्टे लगाई थी, मैंने आर्ग्यू किया, पर सरकार को इसमें कोई भी सक्सेस नहीं मिली। काहे के बड़े वकील खड़े करेंगे। कमलनाथ की सरकार जब जिसको पास कर चुकी है और जो है 500 पेज का एफिडेविट वहाँ अदालत में रखा हुआ है, आप ही के जो है इसी सरकार के पुरुषोत्तम कौरव ने लिख के दिया कि साहब 14% ही दे दो, 13% होल्ड कर लो। तो अपनी चिट्ठी वापस लो ना जो अदालत में डाली हुई है, उसके बाद ये सब बातें करो। 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में शिवराज सरकार ने जहां सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को खड़ा किया, तो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह और अभिषेक मनु सिंघवी से पैरवी कराने के पक्ष में है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिल्ली में दोनों वरिष्ठ वकीलों से मुलाकात की। कांग्रेस के प्रदेश मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा के मुताबिक कमलनाथ ने ओबीसी आरक्षण के मामले में दोनों वकीलों के साथ लंबी चर्चा की है और इसके बाद फैसला लिया गया कि ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण का हक दिलाने के लिए कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेगी। बीजेपी में सत्ता की सीढ़ी युवा मोर्चा को माना जाता है। वर्तमान में शीर्ष पदों पर बैठे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेता युवा मोर्चा से ही राजनीति के शिखर तक पहुंचे हैं।
इसीलिए सबसे ज्यादा दबाव युवा मोर्चे में जगह बनाने पर होता है। अब तक नेता अपने पुत्रों को युवा मोर्चा के जरिए राजनीति में उतारा करते थे, लेकिन पिछले दिनों घोषित हुई बीजेपी युवा मोर्चा टीम में ऐसे नेता और उनके पुत्रों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। युवा मोर्चा के जरिए जो अपने बेटों की सियासी लॉन्चिंग की तैयारी में थे, उनको झटका लगा। कई नेता 2023 विधानसभा चुनाव में अपने बेटों को अपनी विरासत वाली सीटों से चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि युवा मोर्चा की टीम में बेटों को जगह मिल गई तो सियासी लॉन्चिंग थोड़ी आसान हो जाएगी। दो तीन विषय। पहला तो है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नेता इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति के साथ आचरण नहीं करता कि अपने बच्चों को लेके कोई पॉलिटिकल लॉन्चिंग जैसा करे, जिस प्रकार की वंशवाद की परंपरा कांग्रेस पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी में एक ही स्पष्ट सिद्धांत है, योग्यता और क्षमता, और योग्यता और क्षमता के आधार पर दायित्व का निर्धारण। भारतीय जनता पार्टी दो तरह की राजनीति करती है। कांग्रेस पे परिवारवाद, वंशवाद का आरोप लगाती है, दूसरी तरफ नेता पुत्रों की लॉन्चिंग करती है। लेकिन अभी युवा मोर्चा में तो उनकी लॉन्चिंग रुक गई है। उम्मीद लगा के जो बैठे थे, जो टकटकी लगाए बैठे थे कि उनको टिकट मिलेगा, नेता पुत्रों को अगले दावेदार होंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सब इस पर रोक लगेगी। इंदौर में लंबे इंतजार के बाद बुधवार से पहली इंटरनेशनल फ्लाइट दुबई के लिए कोरोना काल के बाद शुरू हो पाई और इसी के साथ इंदौर से ग्वालियर, लखनऊ, नागपुर, अहमदाबाद फ्लाइट आज से शुरू हो गई। इस खास दिन को यादगार बनाने के लिए इंदौर एयरपोर्ट पर एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। वहीं इंदौर एयरपोर्ट पर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी भी मौजूद रहे। दरअसल इंदौर अब देश का 10वां ऐसा शहर है जहां से दुबई के लिए सीधी फ्लाइट शुरू हो गई। वहीं इंदौर एयरपोर्ट से 53 फ्लाइट्स का संचालन शुरू हो गया है। ग्वालियर से भी 4 नई फ्लाइट शुरू हुई हैं। इसके साथ ग्वालियर देश के 10 शहरों से एयर कनेक्टिविटी के जरिए जुड़ गया है। बहुत अत्यंत खुशी की बात है, इंदौर से ग्वालियर जुड़ रहा है आज। अब सर मैंने पहले भी कहा कि बहुत पहले समय में एक हॉपिंग फ्लाइट हुआ करती थी, दिल्ली से ग्वालियर, ग्वालियर से भोपाल, फिर इंदौर। उसके बाद कई बार इंदौर की सुविधा लोगों को मिली पर वो निरंतरता नहीं रह पाई। आज मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सिंधिया जी को कि आज उन्होंने वो कमी पूरी की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी 2 दिनों की यात्रा के दौरान अमरकंटक पहुंचे और इस दौरान वो अमरकंटक इलाके के पर्यटन क्षेत्र का मुआयना कर रहे हैं। सुबह रायपुर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय में हेलीकॉप्टर से उतरे। वहां उन्होंने करंगरा से गौरेला तक पहुंच मार्ग की घोषणा की और फिर अमरकंटक इलाके से छत्तीसगढ़ के उस इलाके में पहुंचे जहां पर्यटन को लेकर अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन क्षेत्र को आध्यात्म से जोड़कर बिना हार्ड कंक्रीट का इस्तेमाल किए इस क्षेत्र को विकसित करने की बात की। अपनी इस यात्रा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मां नर्मदा क्षेत्र में पड़ने वाले कई स्थानों का भ्रमण करेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ के लिए प्रमुख आस्था का केंद्र अमरकंटक और लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ आते हैं। नर्मदा मैया से यही प्रार्थना है कि छत्तीसगढ़ खाने से भरपूर है, सुख शांति है। तो अमरकंटक यदि छत्तीसगढ़ में होता तो हम लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा होता और हम ज़्यादा अच्छे से नर्मदा मैया से होता। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर को लेकर अब सियासत हो रही है। पोस्टर को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने आपत्ति दर्ज कराते हुए जमकर नारेबाजी की। साथ ही पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर कांग्रेसियों पर मामला दर्ज करने की मांग की। विरोध दर्ज करा रहे बजरंग दल के पदाधिकारियों ने ये कहा कि भगवान श्री कृष्ण की फोटो पर कांग्रेसी नेताओं की फोटो लगाना अपमानजनक है। आरोप है कि कांग्रेस का अल्पसंख्यक मोर्चा अक्सर ऐसी हरकतें पहले भी करता रहा। आरोप लगाया कि कांग्रेस लगातार हिंदू आस्था से खिलवाड़ करता है। बजरंग दल ने चेतावनी दी, यदि कल तक पुलिस ने दोषी कांग्रेसी नेताओं पर मामला दर्ज नहीं किया तो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का घेराव करेंगे। अपनी नीति कांग्रेस स्पष्ट करे कि वो उन कार्यकर्ताओं के साथ में है। अपने आप को श्री कृष्ण से ऊपर मानते हैं तो फोटो लगा के दिखाएं। हम कल फिर यदि हमारी मांग पर कार्रवाई नहीं की गई तो कल पीसीसी का घेराव बजरंग दल करने वाला है और खुद जाकर के वो पोस्टर हटाने वाला है। सत्ता परिवर्तन से कई बार जन कल्याण की योजनाएं सीधे प्रभावित होती हैं। छिंदवाड़ा में बन रहा प्रदेश का 4था मॉडल स्कूल इन दिनों
इसी दंश का शिकार है। हालात ये कि फंड के अभाव में ठेकेदार ने निर्माण कार्य को रोक दिया। निर्माण स्थल पर बाकायदा बैनर लगा दिया है जिस पर लिखा है कि फंड नहीं मिलने के कारण मॉडल स्कूल का निर्माण कार्य रोका गया है। दरअसल शहर के नरसिंहपुर रोड पर कैलाश नगर परिसर में मॉडल स्कूल बन रहा है। 2019 में प्रदेश के तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने इसे स्वीकृति दी थी। छिंदवाड़ा का चौथा मॉडल स्कूल बनाने के लिए 4,56,00,000 रुपए की स्वीकृति दी गई। वहीं निर्माण कार्य बंद करने की उन्हें जानकारी नहीं है। अगर ऐसा कोई बैनर लगा है तो ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी अधिकारी कहते हैं। छिंदवाड़ा का है, सैंक्शन 2019 में हुई थी और इसकी ए 4,56,00,000 है और इसको कंप्लीट करने का 12 नवंबर 2020 था, मगर कुछ कारणों से फंड नहीं आया, इस कारण से पेमेंट नहीं हो पाया। और ज़्यादा डिटेल मैं पता करके, अभी मैंने ज्वाइन किया है, पता करके आप लोगों को बता दूंगा। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालय यानी कि सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण किया जा रहा है ताकि भारत की आत्मा कहे जाने वाले गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके। लेकिन लोगों की सुविधा और गांव की स्वच्छता को ध्यान में रखकर बनाए गए शौचालय अब ताले में बंद हैं। ये हाल कटनी जिले के गांव-गांव में बने सभी सामुदायिक शौचालयों का दिखता है, जिन्हें बने कई माह बीत गए, लेकिन उद्घाटन न होने से ग्रामीण इनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। परिसर रंग रोगन के साथ पूरी तरह बनकर तैयार हैं, लेकिन उद्घाटन न होने से ग्रामीण इनका उपयोग नहीं कर पाते, वंचित हैं। सीओ जिला पंचायत जगदीश चंद्र गोमे इसका कारण टारगेट पूरा न होना बताते हैं। 2 महीने से बना है, 2 महीना के बाद आज भी ताला बंद है। क्यों नहीं हो रहा उद्घाटन? उद्घाटन होना चाहिए इसका। कोई नेता आन के पीछा काट के उसका उद्घाटन हो। पानी की व्यवस्था है जिसमें कि जल जीवन मिशन में जितने भी हमारी पाइपलाइन जा रही है उससे उसकी कनेक्टिविटी की जा रही है। इसके साथ साथ साफ सफाई के लिए हमारी जो टीमें गठित की गई हैं उन टीमों को भी उसमें नियोजित करके उनका प्रशिक्षण वगैरह जारी है। जैसे ये सारी चीज़ें हो जाएगी इन सब पर शुरू कर दिया जाए। इंदौर में ट्रकों की हड़ताल का असर आलू प्याज के साथ अब नारियल पानी पर भी नजर आ रहा है। साउथ की ओर से आने वाले नारियल पानी की गाड़ियां मंडी में नहीं आ रही, जिसके चलते दाम में जबरदस्त उछाल है। एशिया की सबसे बड़ी चौथरा मंडी में एक नारियल 60 रुपए में मिल रहा है, जो आम लोगों तक मार्केट तक आते आते 65 से 70 रुपए के बीच पहुंच गया है। चौथरा मंडी में ट्रकों की हड़ताल के चलते 5 दिन से नारियल की गाड़ियां बंद हैं। व्यापारियों का स्टॉक खत्म होने लगा है और शहर के बाजार में नारियल कहीं दिख नहीं रहे। जिनके पास स्टॉक है वो इतना महंगा दे रहे हैं कि ग्राहक इसे खरीदने तैयार नहीं। ट्रांसपोर्टर्स की जो हड़ताल चल रही है उस वजह से नारियल वहाँ पहुँच हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा और वहाँ से आ नहीं पा रहा है। अब ये 48 का मुझे मंडी से मिल रहा है, प्लस भाड़ा उसमें ऐड करते हैं तो 50 के ऊपर तो नारियल ही पड़ रहा है। 60 में ग्राहक इसे लेता नहीं है, ग्राहकी बहुत कमज़ोर हो रही है। बड़वानी के सेंधवा में बालक नवाज की नज़र लोगों के आकर्षण का केंद्र है। लोग उसके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं। दरअसल नन्हे नवाज की दोनों आंखों का रंग अलग अलग है। महाराष्ट्र के शाहदा के रहने वाले आसिफ पठान के बेटे नवाज की दाईं आंख कत्थई भूरे रंग की है तो बाईं आंख नीली है। आसिफ बताते हैं कि नवाज की बचपन से आंखों का रंग अलग अलग है। बड़वानी के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र मालवी का कहना है कि 1 लाख में से किसी एक बच्चे में ये करिश्मा होता है। इस कंडीशन को हेट्रोक्रोमियम आइराइसिस कहा जाता है और इसमें एक आंख का कलर डार्क और दूसरी का हल्का होता है। ज़्यादातर केस में बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कुछ केसेस में 25 साल के बाद हल्की समस्याएं आती हैं। इसीलिए बच्चे का रूटीन चेकअप होना चाहिए। नवाज को आंखों के रंगों से देखने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं जब भी बाहर लेकर के उसे निकलता हूँ तो लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं कि भाई इसकी आंखें कितनी अलग अलग कलर की है, कितनी खूबसूरत है। लोग सेल्फी लेने लग जाते हैं। मेडिकल कंडीशन में इसको वो हेट्रोक्रोम आइराइटिस बोलते हैं हम लोग, और इसको एक रेगुलर चेकअप की ज़रूरत है और इससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर होती है तो उसका इलाज हो जाएगा आराम से। इंदौर में दंगा फैलाने की साजिश के आरोप में गिरफ्तार युवकों पर तालिबान का ऐसा असर था कि शहर की फिजा बिगाड़ने के लिए वो सिर्फ मौके की तलाश में थे और इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी। लेकिन पुलिस की सक्रियता से इंदौर और आसपास के कई जिलों में शांति का माहौल बिगड़ने से बच गया। पुलिस आरोपियों के खिलाफ NSA की कार्रवाई कर रही है। चारों आरोपियों में अल्तमश खान गैंग का सरगना है।
इसके बारे में पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं। अल्तमश तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे से काफी प्रभावित था। लगातार उससे संबंधित वीडियो यूट्यूब पर देख रहा था। इन्हीं वीडियोस ने उसे मुख्य धारा से हटाकर देश विरोधी दिशा में आगे बढ़ाया। पुलिस को उसके मोबाइल से कई ऐसे आपत्तिजनक कॉल रिकॉर्डिंग मिले जिससे साबित होता है कि अगर मौका मिलता तो आरोपी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे। देखिए, इसमें जो 4 आरोपी पकड़े थे खजराना थाने में, जिनका मकसद जो है इसमें सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का था, उसमें जो है आज रासुका की कार्रवाई चारों के खिलाफ की गई है। यहाँ से जो है प्रतिवेदन तैयार करके और कलेक्टर कार्यालय को भेज दिया गया है। रायसेन जिला मुख्यालय के पास में ग्राम पठारी में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें लाठी डंडों समेत लाइसेंसी बंदूकों का उपयोग किया गया। इसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई तो वहीं दूसरे की भोपाल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके साथ भोपाल रेफर किए गए 4 अन्य घायलों की हालत स्थिर बनी है। पीड़ित पक्ष के लोगों ने पुलिस पर आरोपियों को संरक्षण देने की बात कहते हुए जिला अस्पताल के पास विदिशा मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। हंगामे के बाद एसपी मोनिका शुक्ला ने कोतवाली टीआई जगदीश सिंह को लाइन हाजिर किया, तब जाकर हंगामा खत्म हुआ। रघुवीर यादव नाम का शख्स भूमाफिया बताया गया, जिसे बड़े स्तर पर राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। लाइसेंस वाली नहीं है भैया। बंदूक चल रही है, टीआई वहीं थे। नीचे खड़ो तो नीचे खड़ो तो जाओ, नीचे जब जाऊंगा ऊपर। हमने इसमें से कुछ लोगों को अभी पकड़ लिया है, बाकी को पकड़ने के लिए हमने टीम भेजी गई है। ग्राम पठारी में जितने लोगों के पास शस्त्र के लाइसेंस है, उसमें हमारी तरफ से निरस्तीकरण हेतु प्रतिवेदन जिलाधीश कार्यालय भेजा जा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, 2 पक्षों में खूनी संघर्ष से जुड़ी तस्वीरें। परिवार में जमीनी विवाद के बाद खूनी संघर्ष हुआ है। लाठी डंडों समेत लाइसेंसी बंदूकों का इस्तेमाल हुआ। एक युवक की मौके पर मौत हो गई तो दूसरे की भोपाल में इलाज के दौरान। और पन्ना से एक बड़ी खबर, अपहरण की घटना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने दबिश देकर युवक को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया। युवक का अपहरण कर 12 लाख की फिरौती मांगी थी। अपहरणकर्ताओं ने युवक के शरीर को जख्मी किया है। शाहनगर थाना इलाके के नुनागर गांव की घटना है। तो पन्ना से एक बड़ी खबर, अपहरण की घटना में पुलिस ने कार्रवाई की, दबिश दी, युवक को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाया है। युवक का अपहरण कर 12 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। युवक के शरीर को जख्मी किया है। घायल युवक को कटनी रेफर किया है। शाहनगर थाना इलाके के नुनागर गांव की घटना है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।